हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन एंड हाउ टू चेक वन फंक्शंस बाय डिफरेंट मेथड्स। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे जो वन फंक्शन का चेक जो हमने पिछले क्लास में किया था, उसी के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ और मेथड्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन आज का जो क्लास है ये मेनली बेस्ड है हमारा कंपटीशन बेस्ड पे, ठीक है। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसका बेस हम रखे हैं जेईई मेंस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ये बेसिकली जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट ये जो टॉपिक है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं 12th बेस पे, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वन फंक्शन को चेक करने के फोर्थ मेथड से। तो 3 मेथड्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं फोर्थ मेथड पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फोर्थ मेथड क्या है। तो अब यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ मेथड टू चेक वन फंक्शन। तो जो हमारा फोर्थ मेथड है उसका नेम दे रहे हैं हम यहाँ पे मोनोटोनिकल मेथड, ठीक है। तो अब देखिए मोनोटोनिकल मेथड, तो सबसे पहले अगर मोनोटोनिकल इसकी बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर्स हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है और उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये नेचर अगर हमको चेक करना होता है तो इसी को बेसिकली कहा जाता है मोनोटोनिसिटी, है ना। तो ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ ये जानेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इंक्रीज ही करती जा रही है यानी कि उस पूरे डोमेन में कहीं पर भी उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रही है, अगर एक बार इंक्रीज किया तो इंक्रीज करता ही चला गया, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर कोई भी फंक्शंस पूरे डोमेन में अगर एक बार डिक्रीज करना शुरू किया तो कहीं पर भी वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, ऑलवेज डिक्रीज करता चला गया, तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब ये मोनोटोनिकल मेथड जो है ये कंप्लीटली बेस्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो पहले हम मोनोटोनिकल मेथड का स्टेटमेंट जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ एनी फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन in their whole domain, then that function would be one function, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन अपने पूरे डोमेन में, उसकी जो डोमेन है कंप्लीट डोमेन में, वो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन वन फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्थ मेथड हमारा है वन फंक्शन चेक करने का, उसमें एक्चुअली हम वन चेक नहीं करेंगे, क्या चेक करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर वो फंक्शन आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तब हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये वन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करेंगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करेंगे तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसका क्या होता है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन,
ठीक है, यानी कि जो फंक्शन दिया गया है उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, है ना। और डिफरेंशिएशन भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करने के बाद उसके जो डोमेन है उसके किसी भी वैल्यू पे आप चेक करिए कि अगर वो सारे के सारे वैल्यू पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर उस पूरे डोमेन में लेसर देन 0 आ रहा है यानी कि निगेटिव आ रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब आप इस तरह से कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप आसानी से चेक कर लेंगे एफ डैश एक्स निकाल के और उस वैल्यू से सेटिस्फाई करके, ठीक है। और जब ये दोनों आप चेक करना सीख गए, इसका मतलब है कि जो 1-1 फंक्शन है ये भी आप चेक करना सीख गए। अब ये देखिए कितना आसान है, कितना मैजिकल ट्रिक्स है, कितना शॉर्ट में सॉल्व हो जाती है कि ये फंक्शन जो है 1-1 है या नहीं है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। तो अब इस पे मान के चलिए कि एक हम fx ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, x रेज टू द पावर 99 प्लस x रेज टू द पावर 97 प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को हमको चेक करना है ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जो लास्ट क्लास में हमने 3 डिफरेंट मेथड्स पढ़ा था 1-1 फंक्शन को चेक करने का, है ना। अगर आप उससे चेक करेंगे तो ये देखिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे तब तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, आपको टाइम को मैनेज करना। और टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कितना जल्दी से जल्दी आप बनाते हैं, ये बहुत मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इसलिए आज का जो वीडियो है हमारा वो फुल्ली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, जो 4th मेथड अभी हमने पढ़ा यानी कि मोनोटोनिकल मेथड। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंक्रीजिंग हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हम ये चेक करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहां से आ जाएगा 99 एक्स रेज टू द पावर 98 प्लस यहां से आ जाएगा 97 एक्स रेज टू द पावर 96 और प्लस का आ जाएगा 3, और ये जो 5 है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स, क्लियर है। अब देखिए जो एफ एक्स जो दिया गया है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका हम पहले से भी जानते हैं, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू होता है, ठीक है। तो ऑल रियल वैल्यू का मतलब -∞ टू +∞, क्लियर है। तो अब देखिए -∞ से +∞ तक में अगर कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 99 यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे 97 पॉजिटिव है और 3 जो है ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो x रेज टू द पावर 99 है, तो यहाँ पे जो पावर है वो आपका इवन नंबर में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो x रेज टू द पावर 96 है, इसका भी जो पावर है आपका वो इवन नंबर में है, ठीक है। और हम ये जान चुके हैं मोस्ट फंडामेंटल ऑफ इनइक्वालिटी से कि अगर कोई भी नंबर है और वो रियल नंबर होना चाहिए और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और उसके पावर में अगर इवन नंबर आ रही है तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्लियर है। इसका क्या मतलब होगा, ये जो फंक्शंस हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज, क्लियर है। ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा तो जो हमारा मोनोटोनिकल मेथड है ये क्या कहती है कि ये 1-1 फंक्शन होगा, क्लियर है। तो ये साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन। अब देखिए अब इस एग्जांपल में
यहाँ पे जो है हम 1 1 फंक्शन कितना आसानी से चेक कर लिए। ठीक है, चलिए अब आपका जो बेसिक 3 मेथड है उससे आप एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा और जो टाइम लग रहा है उसको आप कंपेयर करके देखिएगा कि आपको इसको कितना टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं और उस मेथड से कितना टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, और उसके बाद देखिएगा क्या ये मेथड आपके लिए इफेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स जानते हैं इसी तरह से जो जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके लिए फिर से हम थोड़ा सा वापस चलते हैं बेसिक पे। और बेसिक कहाँ पे, तो जहां पे हमने रिलेशंस पढ़ा था और रिलेशन के ही स्पेशल केस में हमने फंक्शन पढ़ा था कि रिलेशन का ही स्पेशल केस क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो जब हमने रिलेशन पढ़ा और फंक्शन पढ़ा तो उसमें हम सबसे पहले क्या किए थे कि 2 सेट लिए थे। ठीक है, तो यहां पर भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक है सेट ए, ठीक है, और दूसरा सेट है बी। अब इस दोनों में अगर हमको कोई रिलेशन दिखाना है, क्या दिखाना है, रिलेशन, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सेट ए है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो चलिए यहां पे हम मान लेते हैं ए बी सी, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, और जो सेट बी है इसमें हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी, इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो अब अगर हम ए से बी में अगर एक रिलेशन की बात करेंगे तब हमारा यहां से क्या आता था, ए क्रॉस बी हम निकालते थे। तो अब यहां से जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा ए का ऑर्डर पेयर बन जाएगा पी से, फिर से ए का बन जाएगा क्यू से। ठीक है, और इस तरह से सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, है ना। तो यही आता था ए क्रॉस बी, और ये जो ए क्रॉस बी है इसके जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इच ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, ए से बी में एक रिलेशन हो जाएगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम यहां पे पढ़ते हैं कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे 3 है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 इसमें है और 5 इसमें है, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इक्वल टू 50, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। क्लियर है। तो अब इसका मतलब देखिए जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है, ठीक है, या अब यहाँ पे जो ए क्रॉस बी होंगे, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ए क्रॉस बी से अगर हमको बनाना होगा तो इससे अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो ये हमारा आ जाएगा 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, अब यही देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो देखिए तो कंपटीशन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपको सेट ए और सेट बी दे दिया और सेट ए में बोल देंगे कि इतना एलिमेंट है, सेट बी में इतना एलिमेंट है, तो जो सेट ए से सेट बी होगा उसमें कितने रिलेशंस होंगे, या सेट बी से सेट ए में जो रिलेशंस होंगे वो कितने रिलेशंस होंगे। तब आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट made from A cross B and equal to 2 raised to the power number of A into number of B। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। क्लियर है, तो अब यहां पे आगे हम लोग क्या जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब देखिए अब यहां पे अगर ये नंबर ऑफ ए की बात करेंगे तो यहां पे और भी हो सकता है, यहां पे अगर बी में बात करेंगे तो और भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ बी।
यानी कि सेट ए जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट V के साथ यूनिकली एसोसिएटेड होगा, लेकिन जो B का एलिमेंट है वो A के साथ यूनिकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो अब इसमें आ जाएगा आपको जो नंबर ऑफ बी होगा और जो नंबर ऑफ ए होगा, तो ये आ जाएगा इसके पावर में। क्लियर है, क्या आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ ए। क्लियर है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ ए, ये कैसे आएगा। तो देखिए अब रिस्ट्रिक्शन किस पे है, नंबर ऑफ ए पे। तो ये तो हमको पता है कि जो नंबर ऑफ ए होगा ये यहाँ पे यूनिकली एसोसिएटेड होगा बी के साथ, बट बी पे कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, इसीलिए आप सिंपली याद रखिएगा कि इस पे कंडीशन कुछ भी नहीं है, ये यूनिकली हो भी सकता है और यूनिकली नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ ए। अब ए से बी में जब हमको रिलेशन निकालना होगा तो ठीक है, और इसका कन्वर्सली अगर हमको बी से ए में निकालना होगा तब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ए रेज टू द पावर नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो कभी कभी आपको मेंस लेवल पे या कंपटीशन दूसरे कंपटीशन लेवल में भी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और सेट ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे देंगे, सेट बी में भी दे देंगे और ये बोलेंगे सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे। क्लियर है, तो अब आप ऐसे निकाल लेंगे कि जो सेट बी होगा उसके पावर में हम सेट ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रख देंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे हम ये जानते हैं कि अब नंबर ऑफ अगर 1 फंक्शन पूछेगा तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1 फंक्शन के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि अभी सिर्फ इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, अब जैसे ए को मान लेते हैं आर से रिलेटेड है, इसका बी को मान लेते हैं पी से रिलेटेड है और सी को मान लेते हैं क्यू से रिलेटेड है। तो अब यहां पर क्या है कि जो नंबर ऑफ ए का एलिमेंट है, यानी ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बी के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है और जो बी का एलिमेंट है वो भी ए के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है और दोनों अगर एक दूसरे से यूनिकली एसोसिएटेड है तभी 1 फंक्शन होगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है ना, तो अब देखिए अब यहां पर क्या है, इसके लिए अगर ये जो आपका नंबर ऑफ ए है और ये हमारा क्या है नंबर ऑफ बी, तो देखिए जो नंबर ऑफ ए में हम ये भी पढ़े हैं कि जो नंबर ऑफ ए होगा इसमें कोई भी एलिमेंट आपको लेफ्ट टू लिंकिंग नहीं हो सकता। जैसे इसमें एस और टी है जो ए के साथ लिंक नहीं हो रहा है तब भी ये फंक्शन होगा, लेकिन अगर ए में ऐसा कोई रह रहा है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो आगे हम क्या चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ ए होगा ये ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगा फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन के लिए ये नेसेसरी है कि जो नंबर ऑफ ए होगा वो ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगा। नंबर ऑफ बी बहुत से बहुत ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ ए के इक्वल होगा, अदरवाइज जो नंबर ऑफ ए होगा वो ऑलवेज लेसर ही होगा। अगर मान लीजिए अगर ये ग्रेटर हो गया इसका मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा के साथ लिंक करना पड़ेगा, और एक से ज्यादा के साथ लिंक करना पड़ेगा तब वो 1 फंक्शन ही होगा। क्लियर है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में आपको दे देंगे और बोलेंगे क्या इस दोनों में जो 1 फंक्शन होंगे ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ए ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी। क्लियर है, अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन का। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन में क्या आएगा, अगर यहाँ पे ए ले रहे हैं
ठीक है। तो इसमें ए का लिंकिंग मान लीजिए आर से है, तो अब आर से दूसरे का लिंकिंग नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। इसका मतलब अभी अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो एक अगर इससे लिंक हो चुका है तो बी के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन बचेगा, है ना। और अगर बी भी लिंक मान लीजिए पी से हो चुकी है तब सी के लिए सिर्फ इसमें से 3 ऑप्शन बचेगा, इस तरह से। तो अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे 11th क्लास में अच्छे से और वो कंसेप्ट अगर आपको याद है तब आप इजी वे में यहाँ पे जज कर सकते हैं कि अगर इसके लिए एक इसमें फील हो गया तो उसमें जितना बचा सिर्फ उतना ही ऑप्शन होगा। तो याद करिए वहां पे ये किसी कॉन्सेप्ट में आता था, परमुटेशन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बी। उसके बाद परमुटेशन लग जाएगा यहाँ पे, परमुटेशन और नंबर ऑफ ए। क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ बी जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए। और परमुटेशन में आपने पढ़ा है कि जो स्मॉलर होता है, जो आर की वैल्यूज होती है वो स्मॉलर होता है, इसलिए वो नीचे में होता है। ठीक है, ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। क्लियर है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी परमुटेशन नंबर ऑफ ए। क्लियर है। तो अब अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी फंक्शंस दिए हुए हैं या इस तरह से आपको सेट के फॉर्म में कंडीशंस दिए गए हैं और आपको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है, नंबर ऑफ वन फंक्शन नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ देगा कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना होता है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, ये आपसे पूछेंगे। तो अब देखिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन की बात करेंगे तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि अगर टोटल फंक्शंस के लिए हम फॉर्मूला पढ़े कि टोटल फंक्शंस कितने होंगे, उसके बाद हमने वन के लिए पढ़ा, तो मेनी वन का चेक हम कैसे करते हैं, वन के बेसिस पे। अगर हमें मेनी वन चेक करना है तो हम क्या करते हैं, तब भी वन ही चेक करते हैं। और अगर फंक्शन वन है तो वन है, और वन नहीं है तो मेनी वन होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि टोटल जितने फंक्शंस बन रहा है उसमें से अगर नंबर ऑफ वन फंक्शन को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मेनी वन फंक्शन, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में हम क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ ए, ये हम पढ़े थे, है ना। और इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे किसको, तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन को। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ बी और पी नंबर ऑफ ए। क्लियर है। तो अब देखिए यहां से अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन पूछ रहा है तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन पूछ रहा है तब आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इससे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे। ठीक है। तो चलिए, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि वन फंक्शन को चेक करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका जो हम कंपटीशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सा था, मोनोटोनिकल मेथड। उसके बाद हमने क्या जाना कि अगर दो सेट दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, है ना। उसमें टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, और उसमें टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने होंगे। ठीक है। तो ये सब सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम आगे इसी तरह से काफी अच्छे ट्रिक्स हम लेके आएंगे कंपटीशन सेक्शन के लिए। ठीक है। तो अब वो सब हम कवर अप करेंगे आगे आने वाले वीडियो में।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।